नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को बधाई दी और कहा कि राज्य में खेल और रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने की कई संभावनाएं दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 27,000 से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। खेल के क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड अब खेल के बड़े आयोजन कराने के लिए तैयार है। 25,000 मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सभी युवाओं को, सभी खिलाड़ियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनको नमन करता हूं। उनकी प्रेरणा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम हो रहे हैं, चाहे वो खिलाड़ियों के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो। अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, चाहे प्रशिक्षण कौशल के कार्यक्रम हो। हम राज्य के अंदर भी नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमने युवाओं नौजवानों के हित में अनेक फैसले भी लिए। भर्ती प्रक्रियाएं जो पहले बहुत धीमी होती थी, उनको बहुत तेज किया गया। उसी का परिणाम है कि आज 27,000 से अधिक नौजवान युवाओं को नौकरी मिली है। खेलों के क्षेत्र में भी आज जहां नई खेल अकादमियां बनाई जा रही हैं। देखिए, सर्वप्रथम सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। उनकी पूरी जीवन जो है वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका एक एक अक्षर जो है युवाओं को ऊर्जावान, प्रेरणावान और किस प्रकार से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं उस दिशा में मार्गदर्शन देता है। निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हमारे विभाग के द्वारा नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दलों को, जिन्होंने कई सारे कार्य क्षेत्रों में बेहतरीन काम किए हैं, आज उनको इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन्हें आज सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर जिन्होंने बेहतरीन रील जो 90 सेकंड या 60 सेकंड की जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन जागरण। सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के समर्थकों ने चौराहे पर कांग्रेस और गणेश गोदियाल का पुतला फूंका और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गोदियाल ने मंत्री रेखा आर्य पर अभद्र टिप्पणी कर दलित महिला की छवि खराब करने की साजिश की है। इस मामले में एसएसपी को शिकायत सौंपी गई है, जिसमें ऑडियो, वीडियो और फेसबुक पोस्ट के सबूत संलग्न हैं। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार की जन जन की सरकार आपके द्वार योजना पर व्यंग्य करते हुए कहा कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश का विकास बेहतर हुआ। यशपाल आर्य ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार की भूमिका संदिग्ध है और न्याय अभी तक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सरकार केवल घोषणाएं करती है, धरातल पर कुछ नहीं होता, जबकि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी। हमने लगातार कहा है कि सरकार को अपने कार्यकाल का ब्यौरा देना चाहिए, उपलब्धियों का ब्यौरा देना चाहिए। इन्होंने अपने राज कार्यकाल में जब भी सरकार एक भाजपा की रही हो, इनको अपने कार्यकाल का ब्यौरा देना चाहिए कि हमारी उपलब्धियां क्या रही हैं, हमने क्या किया है। हमने ये भी कहा, इन्होंने 25वीं वर्षगांठ मनाई राज्य की। हमने कहा ये हिसाब दें, हम अपने कार्यकाल का हिसाब देंगे। जब कांग्रेस की सरकारें रही है उत्तराखंड में, हमने जो काम किए हैं, जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हमने लागू की हैं, जो हमने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, हम कर पाए या नहीं कर पाए, उसका लेखा जोखा हम जनता के सामने लाना चाहते हैं। और आप भी अपनी उपलब्धियों का लेखा जोखा हमारे जनता के सामने रखते हैं, क्यों नहीं रखना चाहते? जनता जवाब देने को आतुर। पौड़ी के जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने विकासखंड नैनी डांडा के ग्राम कोला मल्ला में
पीरूल कलेक्शन प्लांट और विकास खंड कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीरूल संग्रहण कार्य में लगी महिलाओं से संवाद किया और उनकी मेहनत की सराहना की। महिलाएं पीरूल सुखाने के लिए छोटी यूनिट मशीन की मांग कर रही थी, जिस पर जिलाधिकारी ने शीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पहल से महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और इसे और मजबूत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने पीरूल संग्रहण का लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश भी दिए। हमारे जो यहाँ पे नई पहल स्वसहायता समूह और ब्लॉक्स और सभी के माध्यम से एक अच्छी पहल यहाँ पे की गई है, जिसमें पिरूल को कलेक्ट करके उसका उपयोग करके उसका एक बेल्स बनाते हैं और उसको अलग अलग जगहों पर बेचते हैं। तो इसका निरीक्षण भी किया गया कि उनकी क्या समस्याएं हैं और इसको और बृहद स्तर पे किस तरीके से ले जाया जा सकता है। तो उसका विजिट किया गया और वहाँ पे ये भी पाया गया महिलाएं बहुत ही एंथुसियास्टिकली काम कर रही थी और आगे हम लोग इसमें जो पैलेट यूनिट्स हैं वो स्वयं अभी तब हमें बाहर भेजने के बजाय हम लोग स्वयं पैलेट्स भी बनाने का काम करें, तो उससे और ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स होंगे और इसमें महिलाएं भी इंटरेस्टेड है, तो हम लोग उस दिशा में अब आगे और काम करें। वन चेतना स्टेडियम में आज संसद स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता में जो टीमें आई थी तो उसमें सितारगंज अंडर 14 बालक वर्ग में प्रथम स्थान में रही, खटीमा अंडर 14 बालक वर्ग द्वितीय स्थान और विधानसभा लाल कुआं से तृतीय स्थान में रही। ऐसे ही अंडर 19 में खटीमा बालक वर्ग में प्रथम स्थान और सितारगंज द्वितीय स्थान और नैनीताल विधानसभा थी तृतीय स्थान में रही। ऐसे ही बालिका वर्ग में इंडिविजुअल गेम में अपना खटीमा अंडर 19 और अंडर 14 में प्रथम स्थान में विजेता रहे। जो बच्चे विजेता रहे हैं वो आगे जो मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी है देहरादून में होने वाली फरवरी में होने वाली आयोजित है उसमें खेल महाकुंभ 2025 के तहत खटीमा के चकरपुर वन चेतना मिनी स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय सांसद स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता में विभिन्न जगहों से आए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। बालक बालिका मलखंभ प्रतियोगिता में नैनीताल लोकसभा से कुल 8 टीमों के 100 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। समापन अवसर पर अंडर 14 में सितारगंज ने पहला, खटीमा ने दूसरा और लाल कुआं ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं अंडर 19 में खटीमा ने पहला, सितारगंज ने दूसरा और नैनीताल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंडर 19 और अंडर 14 दोनों में खटीमा की टीम विजेता रही। सभी विजेता टीमों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया और उनका उत्साहवर्धन किया गया। आपको बता दें कि युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी राज्य स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। हम खटीमा टीम से हैं और हमारे 6 खिलाड़ी खेले थे हमारी टीम में और उन्होंने पोल मलखंभ के इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और यहाँ पे रोप और हैंगिंग मलखंभ का भी इवेंट किया है हमने और उसमें हमने अपना बेस्ट दिया है और प्रथम स्थान प्राप्त किया। आयोजन बहुत अच्छा था, सुविधा भी हमको सारी प्राप्त कराई गई थी, खाना रहना सब अच्छा था। हाँ बिल्कुल, इस तरह की प्रतियोगिता और इस तरह की सुविधा अगर खिलाड़ियों को मिलेगी तो जरूर वो आगे बढ़ेंगे। देवप्रयाग के कीर्तिनगर ब्लॉक के बागवान पहुंचने पर भगवती कालीमाई की ऐतिहासिक पैदल दीवारा यात्रा का ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। पंचुगाई समिति, कालीमठ व बद्री केदार मंदिर समिति के संयुक्त तत्वाधान में 15 वर्षों बाद ये आयोजन हुआ। इस मौके पर मंत्री प्रसाद नैथानी, कांग्रेस प्रदेश सचिव श्यामलाल आर्य भी मौजूद रहे। भगवती कालीमाई की दीवारा यात्रा के बागवान आगमन से आस्था व भक्ति का अनूठा संगम बना हुआ है और ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिला। देख सकते हैं और उनके साथ यहाँ पे बोलो काली मठ की काली मैया की जय। और माँ भगवती काली मठ की जो देवरा यात्रा की परंपरा है ये सैकड़ों वर्ष पुरानी है। जब से काली मठ क्षेत्र, क्योंकि अधिष्ठात्री देवी है केदारनाथ, केदारखंड की माँ भगवती, और ये परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी से होकर के और आज भी हमारे जो लोग हैं इसको अक्षुण्ण रखे हुए हैं। और 5 गांव कालीमठ पंचगाई समिति की ये अधिष्ठात्री देवी है जो इस देवरा यात्रा को संचालित करते हैं।
परंतु अभी जो मंदिर है वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अंतर्गत आता है। तो हम अपने हक हकूकों के अनुसार मां भगवती की 12 वर्षों में ये डोली और उसके से संबंधित सारी जो भी हमको निशान चाहिए होते हैं वो लेकर के और इस यात्रा को चलाते हैं। जय मां काली की जय। आज हमारा देवप्रयाग विधानसभा का ये सौभाग्य है कि भगवान में मां काली की डोली आज 15 वर्ष बाद यहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए रुकी है और ये उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। बहुत अच्छा लग रहा है और मां का जैसा स्वागत होना चाहिए था वैसे जो है यहाँ पर स्वागत हो रहा है। लोग बड़े प्रफुल्लित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। उनकी अंतरात्मा बहुत ही खुशी से झूम रही है और भगवती भी बहुत प्रसन्न है। भगवती सबको आशीर्वाद दे रही है। ऐसी भगवती ये तो केदार पीठ की भगवती है। केदार पीठे संप्रोक्ता देव सन्मार्ग दायिनी। काली मठ तीर्थ का जो महात्म्य है वो हमारे पुराणों में मिलता है। देवी भागवत, शिव महापुराण, केदारखंड, स्कंद पुराण, इन सब में काली मठ तीर्थ का वर्णन है और भगवती यहाँ पर जो भी भक्त जाते हैं उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देती है। भाई साहब ये डोली जो है काली मठ से आ रही है, सिद्धपीठ काली मठ से आ रही है और ये लोग 7 दिसंबर से निकले हुए हैं। इसमें जो देवरा लोग हैं तो ये सब 7 दिसंबर से निकले हुए हैं और आज इनका प्रवास यहाँ पर है और फिर कल सुबह जो है ये देवप्रयाग जाएंगे। कल इनका प्रवास देवप्रयाग में है और परसों वहाँ पर मकर संक्रांति के दिन स्नान करके और उसके बाद जो है ये फिर रात्रि विश्राम के लिए यहीं पर आएंगे। तो मेरे यहाँ की सभी जनता से अनुरोध है कि जो आज दर्शन करने आ सके वो आए और जो आज किसी कारणवश ना आ सके वो जो है परसों 14 तारीख शाम को 15 तारीख सुबह तक जो है दर्शन कर सकते हैं। तो मेरे आप लोगों से ज्यादा वो रहेगा कि ऐसा हमारे सौभाग्य है कि इतने सालों बाद जो है डोली जो है खुद हमें दर्शन देने आ रही है। जबकि हम जो है कितनी बार से सोचते थे कि वहाँ जाएं लेकिन प्रारब्ध में नहीं होता होगा जिस वजह से कभी नहीं जा पाते। तो आज ये हम लोगों का सौभाग्य है कि जो है डोली खुद ही हमारे पास आ गई। इतनी बड़ी कृपा माँ की हम पे हुई कि माँ जो है खुद ही हमें दर्शन दे रही है और मैं माँ से प्रार्थना करूंगा कि हे माँ हम लोगों का कल्याण करे। हमसे जो कुछ गलती होगी त्रुटि होगी उसको माफ करना। अंकिता भंडारी प्रकरण के मामले में वीआईपी का नाम उजागर करने के लिए पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने देहरादून के बसंत विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और अब आने वाले दिनों में सीबीआई जांच इसी पहलू पर होगी। हालांकि अंकिता के पिता ने भी मुख्यमंत्री को जो एप्लीकेशन दी है उसको भी इस जांच में शामिल किया जाएगा। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। हमारे पर्यावरणविद जो है अनिल जोशी जी ने भी इसमें एंट्री कर ली है। तो अब मैं समझ नहीं आया कि क्यों वो एफआईआर कर रहे हैं। एफआईआर करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। एफआईआर तो पूर्व में हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन पर सवाल खड़ा हो रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन जो है ये मांग थी उत्तराखंड के लोगों की कि सीबीआई की जांच हो और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज की देखरेख में हो। अब ये मांग है इसमें मैंने समझता है कि अनावश्यक रूप से जो है लोग श्रेय लेने के लिए आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। उत्तराखंड बंद को फ्लॉप बताते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राजनीति के चश्मे से अगर कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसको जनता का समर्थन कभी मिल नहीं सकता है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में जिस तरह से वातावरण पूरे प्रदेश में बनाया गया और बंद की कॉल दी गई वो पूरी तरह फ्लॉप रहा। भट्ट ने यह भी कहा कि मैं उत्तराखंड के सभी नागरिकों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों का आभार करता हूं जिन्होंने उत्तराखंड बंद को फ्लॉप बनाया। देखिए, राजनीति के चश्मे से अगर कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसको जनता का समर्थन कभी मिल नहीं सकता है। अंकिता भंडारी मामले में जिस प्रकार वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर बनाया गया और बंद की कॉल दी गई, आज वो बंद पूरी तरह फ्लॉप रहा। मैं उत्तराखंड के सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूं, ट्रांसपोर्टरों का आभार व्यक्त करता हूं, व्यापारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की राजनीति का अंजाम देने वाले
इसका राजनीति को प्रोत्साहित देने वालों को एक प्रकार से मैं हतोत्साहित किया है और आज का बंद पूरी तरह फ्लॉप रहा। उत्तराखंड मुक्त यूनिवर्सिटी का 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जहां इस मौके पर कार्यक्रम में कुलाधिपति राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 34 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक दिए और साथ ही इस अवसर पर 18,129 शिक्षार्थियों को स्नातक स्नातकोत्तर की उपाधि और 6 को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। इसके अलावा कुलाधिपति राज्यपाल ने विवि की त्रैमासिक पत्रिका उड़ान का विमोचन और यूनिवर्सिटी की इंग्लिश के बाद हिंदी वेबसाइट का लोकार्पण भी किया। शिक्षा में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज हमने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 10वें कॉन्वोकेशन किया है, जिसके अंदर में 18,416 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई है। उनमें से 36 को गोल्ड मेडल और 4 को पीएचडी दिया गया। ये एक बहुत सुंदर साधन है, ये ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का। मुझे ऐसा लगा कि सचमुच में डिजिटाइजेशन का एक बहुत सुंदर पॉइंट है, जिससे कि हम अपने दूर दराज, स्पेशली उत्तराखंड के इलाके जो हैं, तो दूर दराज ग्रामीण इलाके, सोल्जर्स, महिला, विकलांग, उनके लिए एजुकेशन का एक बहुत सुंदर सिस्टम है। नमस्कार। आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, वही हवा आज हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही है। लगातार बढ़ता प्रदूषण अब सिर्फ पर्यावरण की नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत की लड़ाई बन चुका है। शहरों की हवा जहर बन रही है और इसका असर हर उम्र, हर वर्ग पर साफ दिखाई दे रहा है। सुबह की जो ताजी हवा जो कभी सुकून देती थी, आज वही हवा आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ बन चुकी है। बच्चे स्कूल जाते हुए मास्क पहनने को मजबूर हैं, बुजुर्ग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं और अस्पतालों में सांस की बीमारियों से जुड़े मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वाहनों की धूल, फैक्ट्रियों से निकलता जहरीला धुआं और कटते पेड़, ये सब मिलकर आसमान को धीरे धीरे काला कर रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो लगातार प्रदूषित हवा में रहने से अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, दिल से जुड़ी समस्याएं और बच्चों के विकास पर भी बुरा असर पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि लोग अब इसे नॉर्मल मानने लगे हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं, ये एक खामोश आपदा है। एक आम नागरिक कहते हैं सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन काम पर जाना मजबूरी है। एक माँ कहती है बच्चों को बाहर खेलने नहीं दे सकते, डर लगता है। ये सिर्फ शिकायतें नहीं, ये उस दर्द की आवाज है जो हर घर में पल रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ डरने का नहीं, जिम्मेदारी लेने का भी है। पेड़ लगाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, कम से कम प्रदूषण फैलाने वाली आदतें अपनाना, ये छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सरकार, सिस्टम और समाज तीनों को मिलकर अब तुरंत और सख्त कदम उठाने होंगे। अगर आज हमने हवा को नहीं बचाया तो कल हवा हमें बचाने के काबिल नहीं रहेगी। ये सिर्फ खबर नहीं, ये एक चेतावनी है, क्योंकि सांसें अगर थम गई तो विकास भी बेकार हो जाएगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। काशीपुर के
किसान आत्महत्या मामले में मृतक द्वारा वायरल वीडियो में गंभीर आरोप लगाने के बाद एसएसपी मणिकांत मिश्रा की सख्त कार्रवाई सामने आई है, जिसके चलते एसएसपी ने लापरवाही पर थाना आईटीआई एसओ और साथ ही आपको बता दें कि उप निरीक्षक को निलंबित किया है, जबकि चौकी पैगा की पूरी टीम को लाइन हाजिर किया गया। ये कह रहा हूँ कि किसी किसान की जान गई है, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, और मैं एक किसान परिवार से हूँ, मैं किसान भी, इसलिए मैं उस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। किसान कितनी मुश्किल से फसल पैदा करता है। उसने अपनी कोई जमीन बेच बाजे कहीं जमीन खरीदनी चाहिए अपने बच्चे के लिए, और अपना बच्चे का भविष्य हर एक कोई बनाना चाहता है, लेकिन कुछ ठगों ने उसके साथ ठगी करके उसका पैसा हड़पने का प्रयास किया, और उसके लिए वो 4 महीने अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। लेकिन 4 महीने में उसकी किसी एक व्यक्ति ने, मैं कह रहा हूं कि किसी की संवेदना सबकी मर गई। और वो ऐसा नहीं है कि नेताओं पे नहीं गया होगा, जरूर गया होगा काशीपुर के नेताओं, क्या उनकी संवेदना खत्म हो गई? अगर उसकी सुन ली गई होती तो मैं समझता हूं कि वो आज जीवित होता। मामला था, हमारा किसान था सुखवंत सिंह, उनकी जमीन थी यहाँ पर लगभग 5-6 एकड़। ये कुछ टाइम पहले इन्होंने बेची जमीन, पुश्तैनी जमीन थी। उसका जो भी पैसा था लगभग बता रहे हैं 3 करोड़ 80 लाख के करीब। वो यहाँ के जो डीलर थे उनके चक्कर में फंस गया। फंसने के बाद वो पैसा उन्होंने जब्त कर लिया और ये दर दर की ठोकरें खाता रहा। सब अधिकारियों के पास भी गया, थाना चौकी सब जगह पर पहुंचा, लेकिन कोई भी बातचीत इनकी नहीं हुई। क्यों अपराधियों का इतना साहस बढ़ रहा है? तो आज इस घटना से सब स्पष्ट होता है कि जो पुलिस प्रशासन है वो अपराधियों के साथ मिला हुआ है, इसीलिए लगातार अपराध बढ़ रहा है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि ये समय है एक नजीर पैदा करने का। जिन जिन अधिकारियों का नाम उस वीडियो में हमारे मृतक भाई ने लिया है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन पे मुकदमा लिखा जाना चाहिए, उन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई अधिकारी या कोई जो ठगी करने वाले लोग हैं ऐसी घटना को दोबारा अंजाम न दे सकें। इसलिए कठोर कार्रवाई होनी जरूरी है। इसमें परिजनों से वार्ता की गई, उन्हें आश्वस्त किया गया कि जो भी उनकी पीड़ा है उस पीड़ा के साथ हम सभी खड़े हैं, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा त्वरित संज्ञान लेकर कमिश्नर कुमाऊं महोदय को मजिस्ट्रियल जांच सौंपी गई है। अन्य भी जो उनकी बातें हैं उन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एसएसपी सर के द्वारा पूरी चौकी को सस्पेंड लाइन हाजिर किया गया है, सस्पेंड किया गया है कर्मचारियों को, और जो भी उनकी तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई। हल्द्वानी नगर निगम सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 177 परिवारों को उनके आवास बनाने के लिए प्रथम किश्त जारी की गई। कार्यक्रम में मेयर गजराज बिष्ट और नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने 177 जरूरतमंद परिवारों को चेक वितरित कर आवास योजना का लाभ पहुंचाया। इस अवसर पर मेयर गजराज बिष्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की ये योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सुरक्षित छत उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम है। योजना शहरी जो सेकंड जो प्रारंभ हुई है, उसके तहत आज हल्द्वानी निगम को निगम में निवास करने वाले 177 लोगों को जो उनका पास हुआ है उनको हम प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। उनको पहली किस्त भी आज हम यहां से जारी कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का सपना था 2014 से ही, यदि आप जाएंगे देखेंगे तो 2014 को जो उनका पहला भाषण था, माननीय मोदी जी ने उसी भाषण में कहा था कि मैं प्रत्येक गरीब परिवार के घर में शौचालय देखना चाहता हूं और जो झोपड़ी में रह रहे हैं उनका एक पक्का मकान। राजधानी देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक और सड़क हादसों को रोकने के लिए अब नई व्यवस्था की जा रही है। यातायात को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। नियम तोड़ते ही वाहन चालकों का ऑनलाइन चालान अपने आप कट जाएगा और इसकी जानकारी वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पहुंच जाएगी। यातायात पुलिस जल्द ही देहरादून के तिराहों और चौराहों पर इसका ट्रायल शुरू करेगी। इस बारे में यातायात पुलिस उपाधीक्षक जगदीश चंद्र ने बताया कि विभाग जल्द टेंडर जारी करेगा और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमारे विभाग द्वारा अभी हमारा जो डायरेक्टेड है ट्रैफिक के,
उसमें जो रोड सेफ्टी फंड हमारे पास आता है, उस फंड से जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है पहले से स्मार्ट सिटी का, उसमें हम कुछ एआई के जो टूल्स हैं वो लगाने जा रहे हैं। उसकी टेंडर प्रक्रिया अभी शुरू होने वाली है। उसमें ये होगा कि जो भी वॉलेटर्स हैं, ट्रैफिक वॉलेटर्स, उनके पास जैसे ही वॉलेट करेंगे तो विद इन 2-3 मिनट उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पे वो चालान चला जाएगा। अभी तक इस प्रक्रिया में इसलिए देरी होती थी कि क्योंकि उसको पहले हम हमारे जो मशीन है, जो मैनुअल मशीन है, उससे करते थे, या फिर जो हमारा पुराना सिस्टम था पहले हम उसको चेक करते थे, चेक करने के बाद उसको हम चालान को इश्यू करते थे। उत्तराखंड में इस मानसून के दौरान हुई आपदाओं में भारी नुकसान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरीक्षण के दौरान राज्य को मदद का पैकेज देने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक केंद्र की सहायता राज्य सरकार तक नहीं पहुंची है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि अब तक लगभग 7 करोड़ के आसपास मदद मिली थी और आगे मदद मिलने पर जरूरत के हिसाब से खर्च की जाएगी। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर आपदा के प्रति संवेदनशील न होने का आरोप लगाया है। देखिए, आपदा के जो पैसा आता है वो हर प्रकार के मद में अलग अलग मद में आता है और जिस मद में पैसा आता है उसी मद में खर्चा कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग 700 करोड़ से ज्यादा जनपदों को खर्चा कर चुके हैं, बांट चुके हैं। बाकी पैसा जो लगातार आ रहा है उसको खर्चा करने की सर राहत की। अच्छा, ये तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है कि आपदा राहत के जो कामों के लिए जो घोषणा हुई थी मोदी जी के द्वारा, वो धनराशि अभी तक राज्य को नहीं मिली और बरसात का दूसरा सीजन आने में करीब 5 महीने का समय है, 6 महीने। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।